नमस्कार शिक्षक मित्रों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे, जहां मिलता है आपको स्टडी नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स साथ ही साथ आपको मिलता है ढेर सारा सॉल्यूशन। अभी जो कि आप करेंगे अब हमसे साथ में पेपर का डिस्कशन भी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपको आगे जो आपके पेपर्स हो जाएंगे उसके बाद हर एक प्रश्न का एक डिस्क्राइब्ड एक डिटेल आंसर भी प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वो जो इंपॉर्टेंट नोट्स अब मैं आगे आपको शेयर करने वाला हूँ वो भी आपको मिलते रहें। साथ ही साथ आप मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब एक लाइक आप कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, जो कि आप लोग अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ जैसे जैसे आप लोग चैनल को देखेंगे आपका प्यार मिलेगा और आपके सपोर्ट और गाइडेंस से मैं थोड़ा और अच्छा काम कर पाऊँगा, उम्मीद करता हूँ। तो गाइडेंस देते रहें, कमेंट करें, जो भी गलतियाँ हो रही है उसको माफ़ करें, लेकिन गलतियों को ज़रूर मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस की जो नीड होती है वो मैं आपकी पूरी कर सकूं। साथ ही साथ कुछ और बातें हो तो आप शेयर ज़रूर करें। चलिए आज आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं मैं और आज के प्रश्न में सीधे डायरेक्ट पहुंचते हैं। देखिए दोस्तों, आज का पेपर जो है हमारा है बीएड एग्जामिनेशन 2017 सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर है, पेपर थर्ड यानी कि पेपर 103। ये 103 पेपर कोड है और पेपर का नाम है साइकोलॉजी ऑफ लर्नर लर्निंग एंड टीचिंग। मैक्सिमम मार्क्स जो पेपर का होता है वो 90 नंबर का होता है और अभी आपको अटेम्प्ट करना है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला प्रश्न देख लेते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका वो सेक्शन ए है। सेक्शन ए आपका आपको पता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेक्शन होता है। कुल 10 क्वेश्चन करने होते हैं आपको और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा और अधिकतम शब्द सीमा 50। पहला प्रश्न है दोस्तों, पहला देखते हैं हम लोग प्रश्न एक। हु प्रोपाउंडेड द ट्रायल एंड एरर थियोरी ऑफ लर्निंग। प्रयत्न एवं भूल के अधिगम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। डिफाइन वेरिएबल। प्रश्न संख्या 2 है, डिफाइन वेरिएबल चर को परिभाषित कीजिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न संख्या 3। नेम द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अवस्थाओं के नाम लिखिए। व्हाट इज कॉग्निशन। प्रश्न संख्या 4 है, व्हाट इज कॉग्निशन, संज्ञान किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, व्हाट इज थिंकिंग, चिंतन क्या है। देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न आप सीधे इसमें सिर्फ परिभाषा लिखें। जब आपसे बोले किसे कहते हैं क्या है तो आप परिभाषा लिखें। अभी 2 नंबर का प्रश्न है तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप उदाहरण सहित ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन उत्तर करें, इससे ज़्यादा ना करें। अगले प्रश्न में आते हैं, व्हाट इज फॉरगेटिंग। विस्मृति क्या है। विस्मृति मतलब भूलना। भूलना कई कारणों से हो सकता है, हमारा शारीरिक मानसिक कारणों से भी हो सकता है, साथ ही साथ वन वैज्ञानिक भी कई कारक होते हैं। उसके अलावा कई बार हम लोग फॉरगेटिंग जो है हम लोग स्वतः भी करते हैं, यानी कि जानबूझ के भी करते हैं। ये भी हमारी एक सीखने की कला है, भूलना आसान नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, डिफाइन इंटेलिजेंस। बुद्धि को परिभाषित कीजिए। तो बुद्धि को परिभाषित करना है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तित्व विभिन्नताओं से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का मतलब होता है कि जब दो व्यक्ति या किसी भी दो व्यक्ति के बीच में हम लोग तुलना करें या अनेक कई व्यक्तियों के बीच में जब तुलना करते हैं तो उनके बीच में जो विशेषताएं, हर एक व्यक्ति का अपनी कुछ खास विशेषताएं होती हैं और वो उन विशेषताओं की वजह से वो अलग होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति गोरा, कोई काला, कोई लंबा, कोई मोटा, कोई पतला, या कोई व्यक्ति अधिक बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान होता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो परिवेश की वजह से, कल्चर की वजह से अलग होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा करती हैं और यही होती है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। प्रश्न संख्या 9 है, डिफाइन पर्सनालिटी। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। तो परिभाषित करना है यानी कि आपको लिखना पर्सनालिटी क्या होती है। पर्सनालिटी वो चीज़ होती है जो आप किसी से व्यवहार करते हैं और लोग आपके बारे में उसके आधार पे आप निष्कर्ष निकालते हैं। तो पर्सनालिटी जो है आपकी एक व्यवहार करने का तरीका है। आप दूसरे से किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से आप चीज़ों को सामने प्रस्तुत करते हैं, यही आपकी पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी आपको पता है लोग की आकर्षक होती है, कई बार नकारात्मक भी होती है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, व्हाट इज लर्निंग। अधिगम क्या है। अधिगम क्या है भाई, बता सकते हैं हम लोग। सीखने की क्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसमें कि एक वातावरण के अंदर कई बार जो हमसे अधिक अनुभवी और जानकार व्यक्ति होते हैं उनके सहयोग से हम नई सीखें सीखते हैं, यही लर्निंग होती है।
लर्निंग सतत प्रक्रिया है, सदैव चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है, बस उसका प्रारूप और परिवेश बदल जाता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आइए चलते हैं सेक्शन बी, खंड बी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और यहाँ पे कुल आपको 5 प्रश्न करने हैं। सारे प्रश्न करने हैं आपको यहाँ पे, और हर एक प्रश्न के लिए आपको मिलता है 8 अंक, यानी कि 40 अंक का ये पूरा सेक्शन होता है, सेक्शन बी। और अधिकतम शब्द सीमा जो यहाँ निर्धारित की गई है वो है आपके 200 शब्द। तो प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। एक मिनट दोस्तों, जस्ट मिनट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टीचर्स बिहेवियर? शिक्षक व्यवहार से आप क्या समझते हैं? शिक्षक के व्यवहार से आप क्या समझते हैं? अब इसके अथवा को देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लर्नर इन लर्निंग सिचुएशन। सीखने की स्थितियों में अधिगमकर्ता की भूमिका को स्पष्ट करें। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। प्रश्न संख्या 3 है, विकास एवं अधिगम के संबंध का वर्णन कीजिए। तो देखिए, विकास और अधिगम में सीधा सीधा संबंध होता है। जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हमारी अधिगम की क्षमता भी बढ़ती है। और इस तरह भी बोलते हैं कि जैसे जैसे अधिगम की क्षमता बढ़ती है, हमारा विकास होता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इस तरह से आप समझा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपके अधिगम करने की क्षमता बढ़ती है और आप ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। तो इस तरह आप इस बात को दिमाग में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करके इसको लिखें। इसके अथवा में है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मल्टीपल इंटेलिजेंस? विविध बुद्धिमत्ता से आप क्या समझते हैं? विविध बुद्धिमत्ता, जैसा कि आपको पता ही होगा, गार्डनर की थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। उनके हिसाब से गार्डनर ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार की इंटेलिजेंस होती हैं, हर व्यक्ति में कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा कोई कम होता है। तो इस तरह से आप उस इंटेलिजेंस को, आठों इंटेलिजेंस के जो प्रकार है, जिसमें कि आपका आप लिख सकते हैं उसमें कि कोई काइनेस्टिक होता है, कोई आपका म्यूजिकल होता है, कोई लिटरेरी इंटेलिजेंस होता है, कोई आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस होता है, कोई लिंग्विस्टिक होता है, यानी कि भाषा का किसी के अंदर जो है बुद्धिमत्ता होती है। तो वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन करें, आप आठों को लिखें और एक्सप्लेन कर दें, आपको पूरे अंक यहाँ में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग? विस्मृति के कारण क्या हैं? तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि फॉरगेटिंग के कई कारण हो सकते हैं। वो किस परिवेश में चीज़ों को हमने सीखा, किस प्रकार से हमने सीखा, क्या गलत तरीके से तो नहीं सीखा, सीखते वक्त क्या हमने अच्छे साधन, सही साधनों का उपयोग किया था, क्या हमें मानसिक रूप से कोई बीमारी तो नहीं है, या फिर हमें भूलने की जो एक क्षमता होती है वो कई चीज़ों पर निर्भर करती है, क्या हम जानबूझकर उन चीज़ों को भूलना चाहते हैं। तो ये कई कारक होते हैं जो फॉरगेटिंग के लिए, विस्मृति के कारण बनते हैं। अगला प्रश्न है इसके अथवा में ही, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिंकिंग? चिंतन की विशेषताएं क्या होती है? तो आप कुछ चीजें देखिए, इस तरह से लिखते हैं कि चिंतन जो है आपको चिंतन के माध्यम से जो है आप चीज़ों के ऊपर गहनता से विचार करते हैं, चीज़ों को कई दृष्टि से देखते हैं। चिंतन जब आप करते हैं तो आप किसी प्रश्न के ऊपर सोच रहे होते हैं, या किसी विषय के ऊपर आप सोचते हैं, और जब आप चिंतन करते हैं तो आप उसको कई आयामों से देखते हैं, कई दृष्टि से देखते हैं। चिंतन का उद्देश्य ये होता है कि आप उस चीज़ के ऊपर एकाग्र हों और उसके बहुत सारे जो प्रारूप हो सकते हैं उसको समझें, ताकि आप किसी निष्कर्ष पे निकले। चिंतन लेखक करते हैं, चिंतन आपके वैज्ञानिक करते हैं, खगोल शास्त्री करते हैं, भूगोल शास्त्री करते हैं, बच्चे भी करते हैं। चिंतन करने से आपको एक चीज़ को अन्य तरीकों से करने का भी अवसर मिलता है, या आपको आइडिया होता है। क्रिएटिव थिंकर आपने सुना होगा, जो कि आपके कलाकार होते हैं, आपके जैसे म्यूजिशियन होते हैं, पेंटर। तो ये लोग आपके क्या होते हैं? चिंतक हो, जो सोचते हैं। चिंतन करने से आपके अंदर के जो है कलात्मकता, यानी कि आपके अंदर बहुमुखी प्रतिभा का विकास होता है। आप चीज़ों को अलग दृष्टि से देखते हैं और चीज़ों की समझ हमारे अंदर बढ़ती है। प्रश्न संख्या 5, डिस्कस द थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो ये जो थ्योरी है बीएफ स्किनर द्वारा ऑपरेंट कंडीशनिंग दी गई है, आप इसको पढ़ें और यहाँ पे डायरेक्ट लिखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थियोरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? पीबी पेवलोव द्वारा, जो कि आपके बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा यहाँ पे प्राचीन अनुबंध जो बोल रहा है कि प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पीबी पेवलोव द्वारा दिया गया क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये। देखिए, ये दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको अब आगे मैंने बताया, जैसे मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आगे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको लिख के दूंगा,
तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आपको इनके उत्तर भी मिल जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको इसके अलावा भी कोई भी प्रश्न हो, आपको कोई डाउट हो, कुछ चीज़ें पूछनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको हेल्प करूंगा और मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ। अगला प्रश्न है, डिस्कस द लैंग्वेज डेवलपमेंट इन डिटेल। भाषा के विकास पर विस्तार से चर्चा करें। अथवा डिस्कस द चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन की चर्चा करें। देखिए, जब आप बड़े होते हैं, धीरे धीरे जब किशोर होते हैं तो आपके अंदर कई सारे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उस समय में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में चर्चा करना है। बच्चा उस समय में एक नए परिवेश में जाता है, घर से थोड़ा सा दूर, और अब अपने मित्रों और बाहरी समाज के साथ अधिक जुड़ने लगता है। वो अपना खुद का एक महत्व समझता है, वो समझता है कि वो भी कुछ है, जिसका समाज में कुछ स्तर है, कुछ स्थान है, और वो उस स्थान को सुदृढ़ और मजबूत करने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि लोग उसे प्यार करें, उसको सम्मान करें, उसको उतना इम्पोर्टेंस दें। उसके लिए वो सारे प्रयास करता है, अच्छा बनने का प्रयास करता है, वो अच्छे कार्य करता है, समाज के जो नियम है उनका पालन करता है, चीज़ों को सीखता है, मेहनत करता है, लंबाई बढ़ती है, उसके शारीरिक विकास होता है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगले प्रश्न में यानी कि सेक्शन सी में चलते हैं हम लोग। तो सेक्शन सी देख लेते हैं दोस्तों। सेक्शन सी जो कि है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन आपको देगा 15 नंबर, यानी कि 30 नंबर का ये सेक्शन है। 500 शब्दों में आपको अधिक से अधिक लिखना है उत्तर। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 7, डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग। डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। कर सकते हैं डिस्कस द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग। अधिगम में संज्ञान की भूमिका पर चर्चा करें। प्रश्न संख्या 10 है, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, डिस्क्राइब इन डिटेल। सूचना प्रक्रिया प्रारूप क्या है, विस्तृत वर्णन कीजिए। मतलब ये कि जो आपको नई सूचना मिलती है उसको प्रोसेसिंग कैसे होती है, आप इसको एक एल्गोरिथम, एक बॉक्स के रूप में बना के लिख सकते हैं कि जब नई सूचना आती है तो मस्तिष्क जो हमारे पुराना संज्ञान है उस नए सूचना को पहले समझता है, कोशिश करता है, और पहले से उससे संबंधित जो सूचना होती है उसके साथ तालमेल बैठा के या तो आवश्यकता पड़ने पर उसको बदलाव करता है उस नई सूचना को ग्रहण करने के लिए, या यथावत उसको ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। आवश्यक है तो सीखता है, नहीं होता है तो उसको नकारात्मक, मतलब उसको नकार दिया जाए, नहीं सीखते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं करते जो महत्वपूर्ण नहीं होता है। और प्रश्न संख्या 11 है, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब देयर इंटर रिलेशनशिप। व्यक्तिगत विकास के विभिन्न आयाम क्या है, इसके अंतर संबंधों का वर्णन कीजिए। तो डिफरेंट डायमेंशन बोल रहा है कि व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम क्या हैं और इसके अंतर संबंध। देखिए, आपका व्यक्ति का एक व्यक्तित्व कैसे बनता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है उसके सामाजिक विकास से, यानी कि सामाजिक जो उसका आयाम होता है उसके व्यक्तित्व का। उसके बाद शारीरिक और आपके आर्थिक, ये कई सारे आयाम होते हैं, बौद्धिक आयाम होता है। तो जब इन सारी चीज़ों में आपके विकास होता है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व में भी विकास होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक बच्चा आप शिक्षित या अच्छी प्रकार से शिक्षा प्राप्त करता है, अच्छी शिक्षित वातावरण में रहता है, तो क्या होता है, उसको अच्छे शिक्षा के बाद अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे। जब अच्छे रोजगार के अवसर मिलेंगे तो अपने भविष्य में, अपने जीवन में वो आगे बढ़ेगा। तो क्या होगा, उसकी पर्सनालिटी बढ़ेगी, अच्छे लोगों के साथ रहेगा, उसका सामाजिक परिवेश बढ़ेगा, तो सामाजिक रूप से उसका विकास हुआ, बौद्धिक रूप से उसका विकास हुआ। और इन दोनों के बाद में आप देखते हैं कि उसका जो है आर्थिक विकास भी होता है। तो आप देख रहे हैं कि शिक्षा, बौद्धिक, आर्थिक, ये जो आयाम होते हैं व्यक्तित्व के, वो सारे आपके एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सभी का एक दूसरे पे प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो इसको सीख के इस तरह से आप लिख सकते हैं। आज का हम लोगों ने ये जो पेपर है अभी कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको ठीक से दिख गए होंगे, समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको लगे कि ठीक से आपको समझ में दिक्कत हो रही है, आपको उसके उत्तर चाहिए, कुछ भी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके आपको नोट्स या फिर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हो सके आपको अच्छा लगता हो तो लाइक भी करें,
ताकि और लोगों को भी मतलब मेरे जैसे लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।